हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। दोस्तों, आज मैं आपको आईएएस ऑफिसर के बारे में बताऊंगा कि आईएएस ऑफिसर का जो रुतबा होता है वो कैसे होता है। क्या आप भी इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं? तो बस मैं आपको आज आपके दिमाग में एक ऐसी बातें डाल दूंगा कि आप जरूर इसके आईएएस ऑफिसर की तैयारी करेंगे। अगर आईएएस ऑफिसर आपको बनना है, आपने ठान लिया है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को पहले मैनेजमेंट करिए। आपके अंदर जितना मैनेजमेंट होगा उसी प्रकार से आप एक आईएएस ऑफिसर की राह पर चल देंगे। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं है कि जितने आप सोचते होंगे। लाइफ में कभी ना कभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि ये इतने घंटे पढ़ता है, 20 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, 15 घंटे पढ़ता है। वो मैटर नहीं करता। आप जितना दे रहे हैं, जितना अपने समय दे रहे हैं, आप उससे उतना ही अगर आप आउटपुट ले रहे हैं, वो मैटर करता है। कभी ना कभी आपने जरूर अपने किसी रिश्तेदारों के माध्यम से जरूर सुना होगा कि ये इतने घंटे पढ़ता है, कि जो मेरा भाई है, जो मेरा दोस्त है, वो इतने घंटे अपने आप को पढ़ता है, देख पढ़ता ही रहता है। तो वो सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका आउटपुट, कि आप कितना इनपुट दे के आप कितना आउटपुट ले रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात होती है। अपने आप को मैनेजमेंट करना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि मैनेजमेंट का लिए आपको सबसे बड़ी बात है एक वही तरीका जो आप एक आईएएस ऑफिसर का होता है, वो तरीका अपनाना होगा आपको। तो इसी लेक्चर के माध्यम से मैं आज आपको एक आईएएस ऑफिसर बनने की कैसे आप तैयारी करें, या फिर किस प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होता है, और किस माध्यम से आप तैयारी करें, हिंदी से करें या इंग्लिश से करें, वो सभी आप आज के मैं इस लेक्चर में आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा एक आईएएस ऑफिसर बनने तक के। सबसे पहले मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि जो इसका एग्जाम कराती है वो यूपीएससी कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना होती है 1926 के अंदर होती है। 1926 में जब इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। आपको पता होगा 1926 में किसकी सरकार भारत में कौन राज कर रहा था। तो हमारे जो भारतीय होते थे, जो भारत आईसीएस की तैयारी करते थे, उस टाइम पे इसको आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। इस बार इसको अब इसको आईएएस कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो भारतीय होते थे हमारे, भारत एग्जाम इसका क्रैक करने के लिए इंग्लैंड में इसकी परीक्षा होती थी, इंग्लैंड देने के लिए जाते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि भारत जब आज़ाद हो जाता है 1950 के बाद, इससे भारत में ही इसकी एग्जाम होने हो स्टार्ट हो गए। क्योंकि ऑफिशियली बात है, जब हमारे रूल होंगे, हमारा संविधान होगा, तो हम ही किसी प्रकार से, हम किस प्रकार से सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करेंगे, वो भी भारतीयों के लिए ही होगा। पहला जो एग्जाम होता है 1950 के अंदर होता है। फिर उसके बाद आज के टाइम पे पैटर्न चेंज होता आता है। अब जो एग्जाम होता है इसका, वो 3 स्टेजों में एग्जाम होता है। फिलहाल के दिनों में 3 स्टेजों में इसका एग्जाम होता है। पहले दिन आपको प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में आपको पहला जो जनरल स्टडी फर्स्ट होता है, फिर जनरल स्टडी 2 होता है। जनरल स्टडीज फर्स्ट में आपके करंट में जो चल रहा होता है उसमें पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, आपका इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाता है, और इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाता है। वो सभी डिस्कस किए जाते हैं उसमें। अब जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सी सेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें क्या होता है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं। ये सारी की सारी बातें इसमें पूछी जाती हैं। फिर जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर का ही होता है, जो सी सेट होता है वो क्वालिफाई नेचर होता है, और जो जनरल स्टडीज फर्स्ट होता है उसी के आधार पर आपकी मेरिट लगती है। जनरल स्टडीज फर्स्ट में जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आप मेरिट क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाता है वहीं से। क्योंकि ये जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम नंबर होते हैं, ये आपकी फाइनल मेरिट में कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं। आपके जो एग्ज़ाम जुड़ते हैं वो मेंस पेपर और आपके इंटरव्यू बेस पर आपकी कट ऑफ बनती है। मेंस पेपर में 9 पेपर होते हैं, 2 एसए के पेपर होते हैं, एक कंपलसरी होता है पेपर सभी के लिए,
और 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। 9 पेपर कंडक्ट कराते हैं, 5 दिन ये परीक्षा चलती है मेंस की। मेंस में आपको ये सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। कंपलसरी जो पेपर होता है वो पहले होता है, क्योंकि कंपलसरी पेपर में आपको 25% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर आपने 25% मार्क्स नहीं लाए तो आपकी आगे की कॉपी चेक नहीं होगी, ये बात ध्यान रख लेना। कंपलसरी पेपर जो होते हैं वो इंग्लिश होता है, सबसे मेन जो लैंग्वेज होती है इसमें, और दूसरा जो इंडियन लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, जितनी भी 22 भाषाएं भारत के संविधान में दी गई हैं, उन्हीं सभी भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो अगर आप उन भाषाओं में कंपलसरी पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, 25% उसमें नंबर लाते हैं, तो आपकी आगे की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ऐसे पेपर होता है उसके बाद, फिर उसके बाद जर्नल स्टडीज पेपर होते हैं 4। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, 3, 4, ये 4 पेपर होते हैं। फिर होता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल में जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तब आपका ऑप्शनल मांगा जाता है कि आप किस क्षेत्र में पेपर देना चाहते हैं, चाहे आप ज्योग्राफी हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो। तो ये सभी के सभी लगभग टोटल 28 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको ऑप्शनल पेपर देना होता है। एक PSIR है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये सारी बातें हैं इसमें। और टोटल जो इसमें मार्क्स होते हैं, वो टोटल जो मेंस का जो मार्क्स होता है वो 1750 मार्क्स का होता है। तो ये बातें हैं इसमें। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू की, क्योंकि आपकी 2 स्टेज हो चुकी हैं। फर्स्ट स्टेज जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम की है, दूसरी स्टेज मेंस की है, तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है इंटरव्यू की। इसके बाद जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू में आपसे 275 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 275 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल आपका एप्टीट्यूड नहीं, सॉरी, पर्सनैलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। 275 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन इसमें नंबर कोई मैटर करता है क्या? नहीं। मैं आपको थोड़ा सा रोक के इसमें बात बता देता हूँ। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है। ग्रेजुएशन के बाद आपका अगर कोई भी परसेंट आ रही है, आपके 40% आ रहे हैं, 45% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, डज नॉट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें क्वालिफाई की होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कितने भी परसेंट से कर रखी है, इसमें कोई मैटर नहीं करती है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 275 मार्क्स का इसका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद इसमें एक फाइनल कट ऑफ लगती है 2025 नंबरों की। 2000 जो 25 नंबर होते हैं उनमें से आपको फाइनल कट ऑफ के माध्यम से आपको रैंक मिलती है, आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। जब आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं या IPS बन जाते हैं तो आपकी फिर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपकी होती है लबासना, मसूरी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, एक एकेडमी है, वहाँ पर आपकी IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। अगर आपकी रैंक में इजाफा होता है, मतलब आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, तो आपको IAS मिल जाता है। अदरवाइज अगर आप की रैंक अच्छी नहीं आती, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है, जब आपकी प्रेफरेंस भरी जाती है तो उसमें आपको आपकी प्रेफरेंस में IAS भरते हैं आप, फिर IPS भरते हैं आप, फिर IFS भरते हैं, फिर जो अदर पोस्ट होती हैं वो भरते हैं। तो आपको इसमें IAS जो अगर नहीं मिल पाता है तो आपको जब IPS मिलता है तो वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। ये मेंस एग्जाम के लेवल को मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसके IAS की सैलरी के बारे में बात करता हूँ। भाई, मैं तो मानना है कि IAS ऑफिसर की सैलरी का कोई मैटर नहीं करता है। सैलरी बड़ी बात नहीं होती है, बात होती है इसमें इज्जत और ओहदे की। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें आप डेडिकेशन आपके अंदर होगा। एक IAS ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है आप खुद देखते होंगे, कैसे उसके सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं, कैसे उसको समाज में रहने के, सिविल सर्विस सर्वेंट करने का उसमें कैसे मौका मिलता है। फिर भी आप इसमें जान लीजिए कि एक IAS ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। इसका 7th पे कमीशन होता है। 7th पे कमीशन के आधार पर इसको सैलरी अलॉट की जाती है। 56,100 से स्टार्ट होती है पहले, जब आप एक IAS ऑफिसर एक बन जाते हैं, एक
जब आप आईएएस ऑफिसर रिक्रूट होके आते हैं तो 56,100 रुपये आपके जो बेसिक पे होता है ये होता है। उसके बाद जब आपको अलाउंसेस मिलते हैं इसमें ग्रेड, इसमें जो डीएलएन अलाउंसेस है जो वगैरह वगैरह मिलके जो ग्रोस सैलरी बनती है वो लगभग बनती है 90 से 80 या 90 के हज़ार के बीच में। तो टोटल ये सैलरी बनती है डिडक्शन होके जो आपकी इन हैंड आपको मिलती है वो 80 से 90 हज़ार की मिलती है। तो ये सब बातें हैं इसमें, सैलरी के बारे में मैं आपको इसमें बताया बातें। तो बस मैंने आपको यही बात बताई है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। और इसका सिलेबस के बारे में मैं बताऊं इसमें कि अगर आपको तैयारी करनी है, तैयारी करने के माध्यम से आपको सबसे बड़ी बात है इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक जरूर प्रेफर करनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक 6 से लेकर 12 तक आपको जरूर करनी है। उसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या फिर सोशल साइंस वगैरह सारी बातें होती हैं। उसमें होता है बेसिक। अगर आप बेसिक क्लियर करते हैं तो जरूर आप इस एग्ज़ाम को जरूर कर लेंगे। अदरवाइज आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप सोचना भी मत, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है आपके कॉमन सेंस को चेक करता है, न कि आपने कितना पढ़ रखा है, कितना आपने रट्टा मार रखा है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। ये आपके कॉमन सेंस को चेक करता है। कॉमन सेंस का मेरा मतलब है कॉमन सेंस ऐसा कि आपने चीज़ों को कितना पकड़ना आता है। आप कॉमन सेंस कैसे बना पाएंगे? कॉमन सेंस आपका बनेगा एक्सपीरियंस के आधार पर। जब आप पढ़ते पढ़ते आपको सब चीज़ें जब आप उनको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको खुद आने लगेंगी, तो वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसके बाद आपका कॉमन सेंस भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ होता है। सबसे पहले बात, जो इसका फॉर्म अप्लाई होता है वो लगभग 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 4 लाख ही उसको देने जाते हैं। फिर 4 लाख में से जब मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो लगभग 13-14 हज़ार बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर उसमें से 3,000 बच्चे जो होते हैं वो लगभग 3,000 2,500 के बच्चे होते हैं जो आसपास में, वो करते हैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई। उसमें फाइनल फिर आपके रिक्रूट होते हैं। क्योंकि आपको इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि बच्चे वही तैयारी करते हैं जो इसमें तैयारी के लायक होते हैं, जो सबसे पहले से तैयारी कर रहे हैं। कुछ में होते हैं, कुछ जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी पेपर देने के लिए चले जाते हैं। लगभग आधे 50% इसका हमेशा से ही इसमें जो अपेयरनेस होती है वो सारी की सारी अपेयरिंग होते हैं इसमें, वो 50% तक ही रह जाता है। तो मैंने सारी बातें बताई हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने की क्या खूबी होती है और किस प्रकार से एक इसका जो कार्य प्रोफाइल होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। अब जब आप रिक्रूट हो जाएंगे, आपको कैडर अलॉटमेंट हो जाएगी, तो आप एक एज ए एसडीएम काम करेंगे, एक एज ए एडीएम काम करेंगे, फिर आपका जो प्रमोशन होगा वो डीएम के पद पर होगा। आपको जरूर जानना चाहिए कि जो डीएम होता है ना वो बिना एसएसबी भी डीएम की एक परमिशन लेता है जब उसके ज़िले में कुछ होता है, क्योंकि डीएम एक प्रेस्टीजियस जॉब होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। भारत की सबसे बड़ी जॉब है। डीएम से स्टार्ट हो जाता है, फिर आप वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी में सबसे बड़ा पद होता है एक आईएएस ऑफिसर का। तो सारी बातें मैंने इसमें बताई है, फिर भी आप जरूर अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो तैयारी मन लगा के करिए, क्योंकि इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके दिमाग में इसको ठानने की है, जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जानने की उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मुझसे ये नहीं आता है तो मैं इसको क्रैक करके रहूँगा। सारी बातें हैं, मैंने जो बात बताई है आपको, जितनी भी बातें बताई हैं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस चैनल के माध्यम से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। उसमें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मुगलों के पतन के बारे में बताऊंगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो उस चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।